हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और यूपी पीसीएस 2023 की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस चैनल पर टॉप 1000 करंट अफेयर के नाम से एक यूपी पीसीएस के लिए जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनकी एक सीरीज चलाई जा रही है। और उस सीरीज में जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं यूपी पीसीएस के लिए वो सब कवर किए गए हैं। अभी तक कुल 900 टॉपिक कवर किए जा चुके हैं। और इसके पहले जितने भी टॉपिक कवर किए गए हैं वो करंट के जो मेन सब्जेक्ट होते हैं या कोर सब्जेक्ट होते हैं वो टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं। जैसे कि हमने किसी एक वीडियो में बजट को कवर किया, किसी एक वीडियो में महत्वपूर्ण योजनाओं को कवर किया है, किसी एक वीडियो में हमने महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास कवर किए हैं, रिपोर्ट और इंडेक्स कवर किए हैं, महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्तियां कवर की गई हैं। ऐसे करके जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सबको एक एक वीडियो में कवर किया गया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उन सबको देख सकते हैं, और चाहें क्या, देखना ही चाहिए आपको, क्योंकि ऐसी एक जगह पर सब कुछ बिल्कुल कंबाइंड में बहुत शॉर्ट में आपको नहीं मिलेगा। तो उसी सीरीज में लगभग लगभग सारे टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं। हमने लगभग लगभग सभी चीज़ें कवर कर ली हैं। और इसके अलावा जो मार्च के लास्ट के कुछ करंट अफेयर बच गए थे और अप्रैल के कुछ करंट अफेयर बचे हुए हैं वो हम आखिरी के 100 टॉपिक्स में कवर कर रहे हैं। तो आज हम मार्च के कुछ जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो कवर करेंगे और अगले वीडियो में हम बाकी के बचे हुए अप्रैल के करंट अफेयर कवर करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपके लिए ज़रूरी सूचना कि इस चैनल पर मिलने वाली किसी भी प्रकार की पीडीएफ, जैसे कि आपको 1000 करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए या पिछले 28 सालों के तथ्यों की पीडीएफ चाहिए या टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज, बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज बनाई गई है हमारी पूरी टीम के द्वारा। इनमें से कोई भी चीज़ आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, उसमें जो लिंक दिए हुए हैं वो सभी लिंक दिए हुए हैं, उनमें से आप जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं उस लिंक पे क्लिक करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और डिस्क्रिप्शन में भी वही सेम लिंक दिए गए हैं, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं उन पे जाकर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला टॉपिक देखते हैं। आज का पहला टॉपिक है पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस। पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस क्या है? तो ये दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास ने एक पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस बनाया है जो दूध में मिलावट का पता लगाएगा। और ये बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी बात क्या है कि इसे किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने बनाया है और ये दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो ठीक है। और ये जो पेपर बेस्ड जो पोर्टेबल डिवाइस है ये जो पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस है ये 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगा सकता है, केवल 30 सेकंड के अंदर। और शोधकर्ताओं ने कहा है कि यह पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस यूरिया, डिटर्जेंट, साबुन, स्टार्च, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और नमक सहित कई सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले मिलावटी पदार्थ का पता लगा सकता है। यानी कि दूध में, अगर आप तो जानते हैं दूध में क्या क्या मिला दिया जाता है, यूरिया मिला दी जाती है, साबुन मिला जाता है जैसे जिससे उसकी गाढ़ापन बढ़ जाए, स्टार्च मिला दिया जाता है, तो ये उन सब का पता लगा सकता है पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस। ये आईआईटी मद्रास ने इसको बनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मार्बर्ग वायरस बीमारी का प्रकोप। मार्बर्ग वायरस बीमारी का प्रकोप ये तंजानिया में काफ़ी चर्चा में रहा है। तंजानिया की जो नेताओं ने एक स्थानीय अस्पताल में 5 लोगों की मृत्यु और 3 अन्य में मार्बर्ग वायरल बीमारी के संक्रमण के बाद उत्तर पश्चिमी कागेर क्षेत्र को, ये तंजानिया में एक क्षेत्र है कागेर क्षेत्र, उसको एपिडेमिक क्षेत्र घोषित कर दिया है। यानी कि तंजानिया में मार्बर्ग वायरस इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है लोगों को कि इसे एपिडेमिक घोषित कर दिया गया है वहाँ पर। ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संपर्क के माध्यम से वायरस संक्रमित 161 व्यक्तियों की पहचान की है। और जो मार्बर्ग वायरल डिजीज है इसकी खोज जर्मनी और सर्बिया में 1967 में की गई थी। यह बहुत ही घातक बीमारी है जिसकी मृत्यु दर 24% से लेकर 88% तक है। यानी कि अगर 100 लोगों को मार्बर्ग वायरस प्रभावित करता है तो उनमें से 24 से 88 लोग मृत्यु हो जाती है। और ये गंभीर हेमोरेजिक बुखार का कारण होती है। ठीक है, तो ये एक वायरल डिजीज है, ये आप याद रखिएगा। और तंजानिया में इस समय ये बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है लोगों को, ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो है क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक।
तो अभी 27 मार्च 2023 को दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक नई दिल्ली में प्रारंभ किया है। क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक, ये आप याद रखना, ठीक है। तो भारत का ये पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक है। अब नई दिल्ली में संचार भवन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कार्यालय के बीच ये प्रारंभ किया गया है। तो क्वांटम कंप्यूटर आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक, ये आप थोड़ा सा इसके बारे में जानते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो है विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट, यानी 3D प्रिंटिंग से बनाया गया रॉकेट, पहला 3D प्रिंटिंग से बनाया गया रॉकेट। तो ये विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मुद्रित जो रॉकेट है वो, उसको नाम दिया गया है टेरॉन 1। क्या नाम दिया गया है? टेरॉन 1। और अपने तीसरे प्रयास में ये सफल हुआ है, यानी कि इससे पहले 2 प्रयास इसको बनाकर किए जा चुके हैं लेकिन वो असफल रहे हैं, लेकिन इसका जो तीसरा प्रयास है ये सफल रहा है। जबकि रॉकेट कक्षा में पहुंचने तक विफल रहा है, मतलब तीसरे प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च तो हो गया लेकिन ये मतलब पृथ्वी की कक्षा तक पहुंच नहीं पाया, ठीक है। तो भले ये 3D प्रिंटेड रॉकेट है लेकिन अभी पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि एरोस्पेस कंपनी रिलेटिविटी, किस कंपनी ने बनाया है? रिलेटिविटी स्पेस द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और यह प्रक्षेपण रिलेटिविटी की 3D प्रिंटेड जो रॉकेट प्रौद्योगिकी को साबित करता है, जो अगले वाहन टेरॉन आर को सक्षम करेगा। और इसे मैक्स क्यू के माध्यम से सफलतापूर्वक बनाया गया है। और जो ये कंपनी है रिलेटिविटी स्पेस, जो इसका लक्ष्य टेरॉन 1 जैसे रॉकेट के साथ ऐसा रॉकेट बनाना है जो 95% 3D प्रिंटेड हो। ये चाहते हैं कि इसमें मैन मेड ना हो, पूरा 3D प्रिंटिंग के माध्यम से ही पूरा का पूरा जो रॉकेट है वो बनाया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले करंट। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो है भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल। भारत में 37 जैव विविधता विरासत स्थल हो गए हैं और 37वां कौन सा है? उड़ीसा का बोलांगीर और बाड़गढ़ जिले में एक ये गंधमर्दन पहाड़ी है, ये यहाँ पर 37वां जैव विविधता स्थल रूप में घोषित किया गया इसको। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अभी हाल ही में 37वां जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ पर मतलब घोषित किया गया है, तो ये ओडिशा में बनाया गया है, ठीक है। तो और ये जो विरासत स्थल है ये मतलब एक पहाड़ी श्रृंखला में है, और ये पहाड़ी श्रृंखला जिसे आयुर्वेदिक स्वर्ग भी कहा जाता है, यह भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। और इसे जैव विविधता अधिनियम की धारा 37 और उड़ीसा जैव विविधता नियम 2012 के तहत के नियम 20 के अनुसार जैव विविधता विरासत स्थल की मान्यता प्रदान की गई है। आप बस इतना याद रखिएगा कि उड़ीसा में 37वां जैव विविधता विरासत स्थल बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो जाहिर सी बात है कि अरावली के आसपास बनाया जा रहा होगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा के टिकली गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का अनावरण किया। और इसका उद्देश्य अरावली के आसपास के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र को हरित बनाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि अरावली का खूब दोहन हुआ है और अरावली के आसपास सारे पेड़ों को काट दिया गया है वहाँ पर खनन कार्य करने के लिए, जिस वजह से अब यहाँ पर जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है। इसी उद्देश्य से अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चलाया गया है। अब अरावली के आसपास ग्रीनरी विकसित की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो है पानी के भीतर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ड्रोन। एक ऐसा ड्रोन बनाया गया है जो पानी के अंदर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और इसे बनाया किसने है? उत्तर कोरिया ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर कोरिया ने ऐसा ड्रोन बनाया है जो पानी के अंदर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और यह ड्रोन रेडियोधर्मी सुनामी पैदा कर सकता है। और उत्तर कोरिया की सरकारी सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने भी बताया है कि इस ड्रोन का परीक्षण 21 से 23 मार्च 2023 के बीच में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है वन वेब इंडिया 2। वन वेब जो है ये सैटेलाइट्स की एक पूरी श्रृंखला है जो इंटरनेट प्रदान करेगी, यानी कि ऐसे सैटेलाइट जो पृथ्वी पर इंटरनेट प्रदान करेंगे, ऐसे सैटेलाइट्स की एक श्रृंखला है। और ये ब्रिटेन की एक कंपनी है वन वेब, उसके द्वारा ये सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं। पहले इनका कॉन्ट्रैक्ट रूस के साथ था, लेकिन रूस यूक्रेन के साथ बिजी हो गया,
तो इन्होंने फिर भारत से हेल्प मांगी और भारत ने इनके अभी तक 70 उपग्रह लॉन्च किए हैं। इससे पहले भी भारत एक मिशन में 34 उपग्रह लॉन्च कर चुका था। अभी 36 उपग्रह फिर से इन्होंने लॉन्च किए हैं। LVM थर्ड लॉन्च व्हीकल जो मार्क थर्ड है उसकी सहायता से इसरो ने लॉन्च किया है। और यह ब्रिटेन के OneWeb ग्रुप के लिए दूसरा मिशन है और दोनों संगठनों के बीच पहला उपग्रह परिनियोजन सहयोग है। 23 अक्टूबर 2022 को पहला वाला, जो इसके पहले वाला भेजा गया था वो 23 अक्टूबर को भेजा गया था और अभी हाल ही में ये दूसरा मिशन भेजा गया है। तो कुल मिला के इसरो ने 70 इनके उपग्रह लॉन्च कर दिए हैं। और इस रॉकेट को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK थर्ड, जिसे अब GSLV मार्क थर्ड के रूप में जाना जाता है, उसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर की ओर, अगले टॉपिक की ओर। बरदा वन्यजीव अभयारण्य गुजरात। गुजरात का एक वन्यजीव अभयारण्य है बरदा। और ये गुजरात इस चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि गुजरात सरकार ने शेरों के वर्तमान घर, जो आप जानते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में खूब सारे ढेर सारे हमें शेर हैं, उन्हीं को 100 किलोमीटर दूर बरदा वन्यजीव अभयारण्य में जो एशियाई शेर है उनका दूसरा घर बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर सारे के सारे जो शेर हैं एक ही जंगल में रहेंगे और कहीं वहाँ बीमारी कोई फैल गई तो सारे शेर मर जाएंगे। तो ज़रूरी है कि उनका विकेंद्रीकरण किया जाए, एक जगह कई जगह पर रखे जाए उन्हें। तो गुजरात की सरकार ने निर्धारित किया है कि 100 किलोमीटर दूर एक बरदा वन्यजीव अभयारण्य है, वहाँ पर कुछ शेरों को स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है, गुजरात सरकार के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा तैयार लॉयन @ 2047 अमृतकाल के लिए एक दृष्टि पर एक रिपोर्ट ने बरदा को एक संभावित स्थल के रूप में पहचाना है, जहां पर 40 वयस्क और उपवयस्क शेरों की आबादी को बड़े परिदृश्य में समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, और गुजरात वन विभाग के अनुसार 2020 में हुई अंतिम जनगणना के अनुसार राज्य में कुल 674 शेर हैं। यानी गुजरात में कुल 674 शेर हैं, ऐसा गुजरात की एक रिपोर्ट में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है चक्रवात फ्रेडी। क्या है चक्रवात फ्रेडी? मलावी में ये आया था। आपको मेन बात ये याद रखनी है कि चक्रवात फ्रेडी ने सबसे कहाँ पर प्रभावित किया है, तो मलावी देश को इसने प्रभावित किया है। और इस चक्रवात से लगभग 99 लोग मारे गए हैं और मलावी सरकार ने देश के दक्षिणी क्षेत्र में आपदा की घोषणा की है। और इस तूफान के कारण हुई तबाही ने सड़कों को जलमग्न कर दिया। बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों में ब्लैकआउट हो गया, यानी कि पूरी की पूरी बिजली चली गई। और घातक चक्रवात फ्रेडी ने पड़ोसी मोजाम्बिक और मेडागास्कर, जो मलावी के जो पड़ोसी देश हैं मोजाम्बिक और मेडागास्कर, उनको भी प्रभावित किया है। यह लंबे समय तक चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है फाल्कन LLM। फाल्कन LLM अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट अबू धाबी के टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट ने फाल्कन LLM लॉन्च किया है, जो 40 बिलियन मापदंडों के साथ एक बड़ा भाषा मॉडल है। क्या है ये फाल्कन LLM? क्या है ये? एक मल्टी लिंग्विस्टिक मॉडल है। ठीक है, मल्टी लिंग्विस्टिक मॉडल है। 40 बिलियन मापदंडों के साथ एक बड़ा भाषा मॉडल है, जिसे 1 ट्रिलियन टोकन पर प्रशिक्षित किया गया है। और इसे AI और डिजिटल साइंस रिसर्च सेंटर के AI क्रॉस सेंटर यूनिट द्वारा बनाया गया है। और फाल्कन LLM जो है, इसका पूरा नाम फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का, फाल्कन LLM का पूरा नाम है। ठीक है, और LLM में चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, कंटेंट जनरेशन और सेंटीमेंट एनालिसिस सहित कई तरह के एप्लीकेशन इसमें समाहित हैं। तो ये आपको याद रखना है, अबू धाबी ने इसको लॉन्च किया है। और यह मॉडल जो चैट GPT है उस 3 से बेहतर प्रदर्शन करता है और इसके लिए केवल 75% प्रशिक्षण गणना की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है INS-2B। INS-2B क्या है? INS-2B जो है ये मार्च 2023 में भूटान के थिम्पू में इसरो की सहायता से बने भारत भूटान सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। INS-2B जो है वो इसरो के द्वारा भूटान में एक रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट लॉन्चिंग एक वो बनाया गया है, ग्राउंड बनाया गया है, वही है। ठीक है, यानी कि अब भूटान भी अपने खुद के देश से सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। वहाँ पर एक ग्राउंड स्टेशन बनाया गया है, उसे INS-2B नाम दिया गया है। ठीक है, इसरो नॉन सैटेलाइट टू फॉर, ये इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इसरो नॉन सैटेलाइट टू फॉर भूटान, INS-2B। ठीक है, और
26 नवंबर 2022 को इसरो ने PSLV C-54 रॉकेट पर पेलोड के रूप में लॉन्च किया था, जिसे दोनों देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार किया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो भारत का पहला स्वदेशी 4 पैरों वाला रोबोट, यानी भारत ने पहली बार कोई ऐसा रोबोट बना लिया है जो 4 पैरों पर चल सकेगा। और आत्मनिर्भर भारत के पहल के एक हिस्से के रूप में हैदराबाद स्थित स्वाया रोबोटिक्स डेवलपर्स ने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया यानी 4 पैरों वाला रोबोट एक्सो स्केलेटन, इसका नाम क्या दिया गया है 4 पैरों वाले रोबोट का? एक्सो स्केलेटन, ये इन्होंने इसका नाम दिया है और इसे विकसित किया है। और अभी तक क्या है कि अगर हमारे सेना को या हमारे देश को 4 पैरों वाले रोबोट की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, या तो अमेरिका से या स्विट्जरलैंड से खरीदते हैं। लेकिन अब हम खुद अपने देश में स्वदेशी रूप से ऐसे 4 पैरों वाले रोबोट विकसित कर सकेंगे। स्वदेशी जो रोबोट हैं वो एक्सोस्केलेटन को DRDO लैब्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और पुणे और डिफेंस, बायो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रोमेडिकल्स, ये सब संस्थाओं के द्वारा मिल के तैयार किया गया है। ठीक है, तो अकेले किसी एक संस्था ने इसको तैयार नहीं किया है, कई संस्थाओं ने मिलकर तैयार किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है AI की नई पीढ़ी ChatGPT-4। AI की नई पीढ़ी ChatGPT-4, ये अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ChatGPT-3 के बारे में आपने सुना होगा। ये OpenAI नाम की एक महत्वपूर्ण कंपनी है अमेरिका की, उसने ChatGPT का विकास किया था और ChatGPT-3 तक उसने बना लिया था। अभी जो आप यूज कर रहे थे वो ChatGPT-3 था, अब इन्होंने ChatGPT नया संस्करण ChatGPT-4 बना दिया है। तो सैन फ्रांसिस्को स्थित OpenAI ने अपने बड़े भाषा मॉडल के नवीनतम संस्करण ChatGPT-4 की घोषणा की है, जो ChatGPT और नए बिंग जैसे प्रमुख अनुप्रयोगों को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, और सैन फ्रांसिस्को स्थित अनुसंधान कंपनी OpenAI के अनुसार ChatGPT जो 4 है इसके पिछले संस्करण की तुलना में अधिक उन्नत है और इसे अधिक डेटा प्रशिक्षित किया गया है। तो ये ChatGPT-4 के बारे में था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर, अगले टॉपिक की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693, IITR 00693, ये IIT रुड़की ने बनाया है, इसलिए इसके आगे IITR लगा है, आप इसको पहचान भी सकते हैं। और इसके शोधकर्ताओं ने एक नए जीवाणुरोधी अणु की खोज की है और इसी अणु का नाम इन्होंने दिया है IITR 00693। और ये जो जीवाणुरोधी अणु है ये दवा प्रतिरोधी हो चुके संक्रमणों से लड़ने में मदद कर सकता है, यानी कि कुछ ऐसे जीवाणु है जो दवाओं से भी ठीक नहीं होते हैं, यानी वो दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं, तो दवा प्रतिरोधी हो चुके जो जीवाणु हैं उनसे भी लड़ने में ये सक्षम है नया अणु। और इस शोध का नेतृत्व बायो साइंसेस और बायो इंजीनियरिंग विभाग ने किया था, ये भी आप जान लीजिए। तो प्रोफेसर रंजना पठानिया और उसी संस्थान के महक सैनी और अमित गौरव ने इसको विकसित किया है। और IIT 00693R जो है वो दोहरी तलवार की तरह काम करता है, यानी कि इसको ये ऐसा अणु है जिसके दोनों तरफ से वार होता है, यानी ये अणु को दोनों तरफ से, वो जीवाणु हैं उनको दोनों तरफ से काट सकता है। यह न केवल सबसे जिद्दी बैक्टीरिया को मारता है बल्कि प्रतिरोध उद्भव को भी रोकता है और ये सुनिश्चित करता है कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रभावी बना रहे। तो ये बहुत बड़ी खोज है, बहुत इंपॉर्टेंट खोज है, क्योंकि सरकार जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, इनके रोग प्रतिरोधकता से भी परेशान है। अगले बढ़ते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया गया है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक या जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर में लमेटा में नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया है। बस इतना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जबलपुर में लमेटा में नर्मदा नदी के किनारे भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया गया है और खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इस पार्क को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, और इसके अलावा 15.2 करोड़ रुपए की लागत से भेड़ाघाट में एक विज्ञान केंद्र भी स्थापित किया जाएगा जो जबलपुर जिले में ही है और सफ़ेद संगमरमर की चट्टानों के निर्माण के लिए जाना जाता है। तो चलिए ठीक है, और थोड़ा सा और जान लीजिए विशेषता कि 1928 में विलियम हेनरी स्लीमैन ने लमेटा क्षेत्र से एक डायनासोर के जीवाश्म का भी पता लगाया था, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो यूनेस्को ने लमेटा को भू विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता प्रदान की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA क्या है? तो भारत के नेतृत्व में बड़ी बिल्लियाँ
जो बिल्लियों की प्रजाति होती है उसमें चाहे वो चीता भी आता है, आपका टाइगर भी आता है, तो बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन स्थापित करेगा कौन? भारत। और भारत ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 800 करोड़ रुपए से अधिक गारंटीकृत वित्त पोषण के साथ 5 वर्ष की अवधि में समर्थन का आश्वासन दिया है। और इस प्रस्तावित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसमें 7 प्रमुख जो बड़ी बिल्लियां हैं वो शामिल है। कौन कौन सी? बाघ शामिल है, शेर शामिल है, तेंदुआ और हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। ये 7 बड़ी बिल्लियां की प्रजाति इसमें शामिल है। इनके संरक्षण पर भारत काम करेगा और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन्हीं के लिए बनाया गया है। तो आप ये याद रखेंगे। चलिए मिलते हैं, देखते हैं अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वह है डेंगू की डीएनए वैक्सीन। डेंगू जो बहुत ही घातक बीमारी है, आप जानते हैं हर साल इससे हजारों लोग मारे जाते हैं। इसके लिए एक डीएनए वैक्सीन बना ली गई है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस ने अफ्रीका और अमेरिका के 9 अन्य स्थानों के सहयोग से डेंगू बुखार के उपचार हेतु भारत की पहली एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की है। और वर्ष 2019 में यूएसए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डेंगू की वैक्सीन CYD TDV या डेंगू वैक्सीन को अनुमोदित किया था, जो अमेरिका में नियामक मंजूरी पाने वाली डेंगू की पहली वैक्सीन थी। यानी डेंगू की अमेरिका में पहली वैक्सीन हमारे भारत की है। और इसको डेंग वैक्सिया भी कहा गया है। क्या? डेंग वैक्सिया। ये मूल रूप से एक जीवित दुर्बल डेंगू वायरस है, जिसकी खुराक 9 से 16 वर्ष की आयु वर्ग में उन लोगों को दी जाती है जिनमें पूर्व में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है और जो संक्रमित क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो डीएनए वैक्सीन में डीएनए के एक छोटे से हिस्से का प्रयोग किया जाता है, जो एक विशिष्ट एंटीजन हेतु रोगजनक जैसे वायरस या जीवाणु से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को त्वरित करने के लिए कोड करता है। और डीएनए को सीधे शरीर की कोशिकाओं में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जहां कोशिकाएं इसको मतलब मार के एंटीजन बनाने का निर्देश देती हैं। और डीएनए वैक्सीन की ये तीसरी पीढ़ी की वैक्सीन है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान। डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हुआ यह है कि मार्च 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन है गवर्नर है वहाँ के, शक्तिकांत दास, उन्होंने भुवनेश्वर उड़ीसा में एक ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एक एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास समारोह आयोजित किया था। जो नया डेटा सेंटर है वो प्रशिक्षण संस्थान 18.55 एकड़ क्षेत्र को कवर करेगा और आरबीआई और वित्तीय क्षेत्र की उभरती हुई जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। तो आरबीआई ने एक डेटा सेंटर कहाँ खोला है? उड़ीसा में। तो ये भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो है सिलिकॉन वैली बैंक। ये अमेरिका का बहुत ही चर्चित बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है और अभी ये कोलैप्स कर गया है, इसलिए बहुत चर्चा में है। अमेरिका की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थान विफलता में देश का सबसे बड़ा सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गया है। यानी कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, ये बंद हो गया है। वर्ष 2008 में वित्तीय संकट के बाद अमेरिका में यह सबसे बड़ा संस्थागत वित्तीय संकट है और यह बैंक वर्ष 1983 में बिल बिगरस्टाफ और रॉबर्ट मेडेरिस द्वारा स्थापित किया गया था। सिलिकॉन वैली जो बैंक है ये देश का 16वां सबसे बड़ा बैंक था, अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था। और सिलिकॉन वैली बैंक में वर्तमान संकट का असर भारतीय स्टार्टअप क्षेत्र पर भी पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एसवीबी ने भारत में करीब 21 स्टार्टअप में निवेश कर रखा है। जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो भारत के 21 बड़े स्टार्टअप्स में निवेश किया हुआ था, इसलिए भारत के स्टार्टअप्स में भी असर पड़ेगा। ठीक है। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर। तो अगला टॉपिक है न्यूनतम समर्थन मूल्य। हम जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। रबी की फसल के लिए अलग और खरीफ की फसल के लिए अलग न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। तो अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान जो मंत्रालय है, इन्होंने राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चना खरीदने का आदेश दिया है और राज्य से 15.19 लाख मीट्रिक टन सरसों और 6.65 लाख मीट्रिक टन चना खरीदा जाएगा और यह खरीद शुरू होने से 90 दिनों तक चलेगी। और चना खरीदने के लिए समर्थन मूल्य 5335 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों के लिए तो आपको मिला के बस इतना पता होना चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कई बार सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए आप लेटेस्ट डेटा जो भी है न्यूनतम एमएसपी का वो देख लीजिएगा। जैसे कि 2023 के लिए गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो
₹2125 निर्धारित किया गया है गेहूं का। ठीक है, ऐसे ही अन्य जो फसल है उनका भी देख लीजिएगा, और इसे कौन जारी करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, एमएसपी इम्पॉर्टेंट है, बस यही मकसद है आपको बताने का। तो एमएसपी का डाटा एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार शिक्षा सम्मेलन। विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार शिक्षा सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के त्यागराज मैदान स्टेडियम में हुआ था, और भारत के इतिहास में पहली बार विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजार जो मेला है, शिक्षा का सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया। और इसका उद्देश्य बड़े स्तर पर युवाओं को स्टॉक मार्केट के प्रति जागरूक करना, कॉमर्शियल व फाइनेंस एजुकेशन का प्रसार करना। पुष्कर राज ठाकुर ने इस शिक्षा सम्मेलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने सोशल मीडिया ग्रोथ कॉन्क्लेव 2022 में एक साथ 3000 लोगों को सोशल मीडिया पर ग्रोथ पर लेक्चर दिया था, जो गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड भी है। बस आपको इतना याद रखना है कि स्टॉक एक्सचेंज पे जो सबसे बड़ा सम्मेलन है, शिक्षा सम्मेलन है, ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, त्यागराज स्टेडियम में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मार्च का, ये है 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर अधिभार। आपसे सवाल सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि हाल ही में कितने रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई में अधिभार लगेगा वगैरह, ऐसे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बस आप इतना जान लीजिए कि एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि जो यूपीआई होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, इसके मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर जो हम लोग ग्राहकों के द्वारा ना या आम लोगों के द्वारा जो ट्रांजैक्शन किया जाता है उस पर नहीं, मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पर शुल्क लगाया जाएगा। इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप अगर 2000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट करेंगे यूपीआई पे तो उस पर चार्ज लग जाएगा, नहीं। ये मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इसका सुझाव दिया गया है, अभी ये लागू होगा कि नहीं होगा, और कितना 2000 रुपये से ऊपर के लेन देन पर 1.1% का शुल्क लगाया जाएगा। ठीक है ना, 1.1% का मतलब लगभग ये मान के चलिए कि अगर 2000 रुपये का पेमेंट किया जाएगा तो उस पर 22 रुपये के आसपास लगेगा। ठीक है, हालांकि एनपीसीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक खाते से लेकर बैंक खाते से बैंक खाते में अगर भुगतान किया जाता है तो ये सामान्य भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो है वेस्ट्रो रुपया खाता। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट्रो रुपया खाता बहुत चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 18 देशों के बैंकों को भारतीय रुपए में भुगतान निपटाने के लिए विशेष वेस्ट्रो रुपया खाता खोलने की अनुमति दी गई है। इन 18 देशों में बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और यूनाइटेड किंगडम, ऐसे 18 देश शामिल हैं। और इन सभी 18 देशों को कि जो बैंक है वो अब रुपये में मतलब भुगतान कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्हें वेस्ट्रो अकाउंट खोलना होगा। तो आरबीआई ने पहली बार दिसंबर 2022 में इंडियन रूपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म के माध्यम से श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए बैंकों को 5 और रूस के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए 12 वेस्ट्रो खाते खोलने की मंजूरी दी थी। आरबीआई द्वारा एसवीआरए की प्रक्रिया जुलाई 2022 में शुरू की गई थी। और वेस्ट्रो खाता एक ऐसा खाता होता है जिसमें घरेलू बैंक उपयोग अपने ग्राहक को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए करते हैं, जिनकी मतलब वैश्विक जरूरत होती है। मतलब अगर आप यूके में जाते हैं तो यूके में भी आप रुपए में भुगतान कर सकते हैं वहाँ जाके वेस्ट्रो खाता में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है वर्चुअल मुद्रा या संपत्ति के व्यापार पर कानून। तो इसमें क्या है, केंद्र सरकार ने कहा है कि क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति के व्यापार पर धन शोधन अधिनियम 2002 लगेगा। आपसे सवाल सीधे सीधे बनेगा कि हाल ही में वर्चुअल जो करेंसी है, क्रिप्टो मुद्रा है, इस पर किस प्रकार का कानून लागू किया गया है, किस कानून के तहत इसको अवैध घोषित किया गया है? तो इसमें धन शोधन अधिनियम 2002 लागू कर दिया गया है। अगर आप क्रिप्टो मुद्रा में व्यापार करते हैं तो आपसे धन शोधन 2002 के तहत आप पे कार्रवाई की जाएगी। ये वित्त मंत्रालय ने गजट अधिसूचना में वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों को सुरक्षित रखने और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों की बिक्री और पेशकश से संबंधित वित्तीय सेवाओं में भाग लेना भी धन शोधन कानून के अंतर्गत माना है। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा कि किस कानून के तहत इसको लाया गया है। तो ये धन शोधन अधिनियम 2002 के तहत इसको लाया गया है।
अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है उत्तर पूर्व का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र खोला जा रहा है। तो ये कहाँ है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, ये है असम में। और यहाँ पर ठोस कचरे को मतलब संपीड़ित करके बायोगैस में बदल दिया जाएगा, ये आपको बताना चाहिए। इसको सोनापुर संपीड़ित बायोगैस संयंत्र नाम दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आयुष मंत्रालय का पहला चिंतन शिविर। आयुष मंत्रालय ने ये पहला चिंतन शिविर आयोजित किया है केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। मतलब इसमें जो है ना, आयुष से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो चिंताएं हैं उन पर चर्चाएं होंगी। और ये आयोजित कहाँ किया गया है? असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर आयोजित किया गया है। तो आपसे सीधा सवाल बनता है कि आयुष मंत्रालय का पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया है असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और आयुष हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया इकोसिस्टम के लिए ये महत्वपूर्ण है। और पहले दिन का जो सत्र है वो आयुष में डिजिटल स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी पर, दूसरा सत्र आयुष अनुसंधान पर, भविष्य की रणनीति और चुनौती और आगे का रास्ता, और तीसरा जो सत्र है वो आयुष शिक्षा पर, भविष्य की पहल, सक्षमता निर्माण, रोजगार सृजन और NEP पर निर्धारित था। तो ऐसा करके बस आप इतना याद रखिएगा कि ये कहाँ पर शिविर आयोजित किया गया। तो काजीरंगा असम में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है विंडसर फ्रेमवर्क। विंडसर फ्रेमवर्क क्या है? विंडसर फ्रेमवर्क है यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ ने उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल पर एक समझौते का अनावरण किया है, जिसे विंडसर फ्रेमवर्क कहा जाता है। आपसे सवाल बनेगा कि यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ ने हाल ही में आयरलैंड को लेकर एक प्रोटोकॉल समझौता हस्ताक्षर किया है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये विंडसर फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और विंडसर फ्रेमवर्क के तहत यूके यूरोपीय संघ के साथ व्यापार और अन्य संबंधों में सुधार करने की उम्मीद करता है। और यह विंडसर फ्रेमवर्क डील दो महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रस्ताव करती है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। पर इतना जान रखिए कि विंडसर फ्रेमवर्क किन के मध्य हुआ है? तो यूरोपीय यूनियन और यूके के मध्य हुआ है, आयरलैंड को लेकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वह हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पर उच्चतम न्यायालय की समिति। हिंडनबर्ग बहुत चर्चा में रही है, अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी है जो इकोनॉमिक्स से संबंधित यानी आर्थिक मामलों से संबंधित अपनी रिसर्च प्रस्तुत करती है। और इसने अडानी पर कई सारे आरोप लगाए थे, अडानी के खिलाफ एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिससे अडानी के शेयर काफ़ी गिर गए। और फिर इसके बाद ये बहुत चर्चा में रही और इस पर अभी केस भी हुआ और केस में सुनवाई हुई उच्चतम न्यायालय में। तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि एक समिति निर्धारित की है जांच के लिए। उच्चतम न्यायालय ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स के सामने आए मुद्दों पर एक विशेषज्ञ समिति गठित की है और यह समिति 6 सदस्यों वाली होगी। इसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे, कौन? अभय मनोहर सप्रे, ये इसकी अध्यक्षता करेंगे इस समिति की। तो ये जो समिति है इस पर अब एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी उच्चतम न्यायालय को और इसी रिपोर्ट के आधार पर फिर निर्णय लिया जाएगा। तो बस आपको इतना याद रखना है कि अडानी ग्रुप पर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके लिए एक समिति गठित की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप। क्या है? 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उड़ीसा के जाजपुर जिले में खोडा लाइन खनन स्थल पर 1300 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप की खोजा है। ठीक है ना, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि कहाँ खोजा गया है। हाल ही में 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ खोजा गया है? तो ये उड़ीसा में खोजा गया है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नैनो DAP। नैनो DAP, आपने नैनो यूरिया का खूब नाम सुना होगा। तो अभी हमारे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी, इन्होंने नैनो यूरिया की तरह ही नैनो DAP को मंजूरी प्रदान कर दी है। यानी कि अब नैनो DAP भी बनाई जाएगी। यानी कि अब जो एक कुंटल DAP लगती थी अब केवल 500 ml DAP में पूरे खेत को आराम से हो जाएगा। तो ऐसा नैनो DAP बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान। अभी तक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती थी? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं या अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होती थी? इनकी नियुक्ति बस संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो अभी तक जो चुनाव आयुक्त हैं इन पे आरोप लगते थे कि आप सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं क्योंकि सरकार आपको नियुक्त करती है। तो फिर इस पे एक केस चला और उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्णय दिया है कि इसको
उच्च जो चुनाव आयोग का आयुक्त हैं, इनके नियुक्ति एक समिति के निर्णय पर होगी। और इस समिति में कौन कौन होगा, तो वही सब इसमें बताया गया है। तो अभी उच्चतम न्यायालय में 2 मार्च 2023 को फैसला सुनाया है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और जो अन्य आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा और विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है। यदि लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है तो सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की समिति में होगा। ठीक है। और जो न्यायमूर्ति हैं वो के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय जो न्याय संविधान पीठ थी, इन्होंने यह निर्णय दिया है। और ये भी कहा है कि जब तक नया कानून नहीं बना देती है तब तक ये लागू रहेगा। ठीक है। चलिए, बस आप इतना याद रखिएगा कि इस पैनल में कौन कौन है। इसमें प्रधानमंत्री हैं और लोकसभा विपक्ष के नेता हैं और मुख्य न्यायाधीश, ये 3 लोग इस समिति में रहेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है बांस फ्रेश बैरियर बाहुबली। ये क्या है, तो विश्व के पहले 200 मीटर लंबे बम्बू क्रैश बैरियर के विकास के साथ आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने की दिशा में एक असाधारण उपलब्धि हासिल की गई है, जिसमें वाड़ी व वरोरा राजमार्ग विदर्भ महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। आपने हाईवे के किनारे किनारे कुछ लोहे के रॉड देखे होंगे जो हाईवे के किनारे लगे रहते हैं, जिससे कि गाड़ियाँ क्रैश करके मतलब बाहर ना जाने पाए, अगर एक्सीडेंट हो तो बाहर ना जाने पाए। तो वो जो बैरियर है वो दोनों तरफ वो अब बांस के लगाए जाएंगे और ऐसे 200 मीटर लंबे बांस बनाए जा रहे हैं। तो बस आप यही जान लीजिए कि जो बांस ब्रेस बैरियर है ये रोड के किनारे लगने वाले बैरियर हैं। ठीक है। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण। सीधा सीधा बस इसमें कहने वाली बात ये है कि जानने वाली बात ये है कि जो अभी अग्निवीर भर्ती हुए हैं वो 4 साल के लिए भर्ती हुए हैं। 4 साल के बाद इन्हें मतलब सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद इन्हें क्या, तो इसके बाद अगर कोई वैकेंसी निकलती है कहाँ, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, तो उसमें 10% अग्निवीर आरक्षित होंगे, यानी कि अग्निवीरों को ही लिया जाएगा। ऐसा आरक्षण घोषित किया गया है। तो बस यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीआईएसएफ में और बीएसएफ में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है यूएनओ की पहली उच्च समुद्र संधि। यूएनओ की पहली उच्च समुद्र संधि। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संधि इस पर्यावरणीय चिंता पर 1 दशक की बातचीत का परिणाम है। महासागर संरक्षण पर अंतिम अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर 40 वर्ष पहले 1982 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। बस आप ये जान लीजिए कि ये यूनाइटेड नेशन ने ये किया है। और आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज। अभी मध्य प्रदेश में एक नया जिला बनाया गया है, 53वां जिला मऊगंज। बस इतना ही याद रखिएगा, 53वां जिला कौन सा है, वो मऊगंज है बस। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलंबिया। पहली बार महिलाएं सैन्य सेवा में शामिल, कोलंबिया में पहली बार महिलाएं जो हैं वो सैन्य सेवा में शामिल हुई हैं, इसलिए चर्चा में है। और 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल किया गया है। और तो बस आपसे सवाल यही बनता है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल करने का निर्णय लिया है, तो ये कोलंबिया ने किया है। बस इतना जान लीजिए। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडोनेशिया की राजधानी बोर्नियो द्वीप पर। इंडोनेशिया अपनी राजधानी परिवर्तन कर रहा है क्योंकि पहले जहाँ पर इनकी जो जकार्ता राजधानी है वो कुछ समय बाद पानी में डूबने की आशंका है, यानी समुद्र में डूब जाएगी ऐसी आशंका है। इसलिए अपने लिए एक सुरक्षित नई राजधानी बना रहे हैं। किस द्वीप पर, इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप पर। और बस इतना ही आपको इम्पोर्टेंट है किस द्वीप पर बनाई जा रही है। और इसका नाम जो है ये रखेंगे नुस्तारा या नुसांतरा करके, जो भी नाम रखें ऐसा करके इनका एक नाम होगा। ठीक है, आगे भविष्य में जो भी नाम होगा वो क्लियर करेंगे। अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि नुस्तारा इसका नाम होगा। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आईटीबी बर्लिन 2023। आईटीबी बर्लिन 2023 क्या है, ओपन फॉर चेंज नारे के साथ जर्मनी में आयोजित किया गया है ये आईटीबी बर्लिन 2023। और ये है क्या, ये तो ये पर्यटन उद्योग के लिए सबसे बड़े सबसे बड़े वार्षिक मेला है ये होता है। पर्यटन उद्योग क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है आईटीबी बर्लिन। और आईटीबी बर्लिन क्या है, ओपन फॉर चेंज नारे के साथ ये जर्मनी ने इसको शुरू किया है, जर्मनी में आयोजित किया गया है।
और यूरोप के निर्माताओं को जोड़ने, जिससे उन्हें हज़ारों नए बाजार, जो विकसित बाजार हैं, उनमें प्रवेश की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए ITV बर्लिन शुरू किया गया है। तो ITV बर्लिन बस इतना जान लीजिए कि ये पर्यटन के लिए जर्मनी में शुरू किया गया है, पर्यटन उद्योग के लिए। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ईरान और सऊदी अरेबिया ने राजनयिक समझौता किया है। आप लोग अगर अंतर्राष्ट्रीय जो मामलों से थोड़ा सा परिचित रहते होंगे तो आप जानते होंगे कि ईरान और सऊदी अरब ये कट्टर एक प्रकार के दुश्मन हैं, एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। लेकिन हाल ही में चीन की मध्यस्थता में इनके बीच में समझौता हुआ है और इन्होंने एक राजनीतिक समझौता किया हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो बस आप इतना याद रखिएगा, इन दोनों के बीच अभी राजनीतिक समझौता हुआ है और किसकी मध्यस्थता में हुआ है? चीन की मध्यस्थता में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर किसे घोषित किया गया है? तो पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर ये 900 किलोमीटर लंबा है और ये उत्तराखंड में है, जो चार धाम यात्रा को शुरू होने, मतलब चार धाम यात्रा को जोड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है कि ये उत्तराखंड में है, 900 किलोमीटर लंबा है, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और इस कॉरिडोर का उद्देश्य पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचाते हुए ई वाहनों को प्रोत्साहित करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांड्या जिले के बहुप्रतीक्षित बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इन्होंने 119 किलोमीटर की इस पूरी सड़क को राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के में मैसूर कुशल नगर राजमार्ग की आधारशिला भी रखी है और इसका निर्माण भारत सरकार के भारतमाला परियोजना के नामक प्रमुख कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। बस इतना याद रखना है आपको। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे ये भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। 119 किलोमीटर लंबा है, बेंगलुरु मैसूर को जोड़ेगा। बस यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, अभी तक हम गोरखपुर को जानते थे सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, लेकिन अब ये बदल चुका है। अब ये कर्नाटक के हुबली जिले में सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन है। कौन सा? सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन। हुबली स्टेशन पे आप जान सकते हैं, हुबली रेलवे स्टेशन भी आप इसे कह सकते हैं, और सिद्धारूढ़ा स्वामी इसका ऑफिशियल नेम है। और ये 1.5 किलोमीटर लंबा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके पहले गोरखपुर था, जो अब बदल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस योजना। ऑकस योजना बस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑकस योजना के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के बीच में ये एक समझौता हुआ है, ऑकस समझौता, और इसमें परमाणु पनडुब्बियाँ बनाकर ऑस्ट्रेलिया को सौंपी जाएंगी। यही इंपॉर्टेंट है, बस इतना काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेंगलुरु की पहली मेथनॉल से चलने वाली बस। तो इसे नितिन गडकरी ने अभी लॉन्च किया है बेंगलुरु में, और इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को घटाना है। बस इतना ही काफ़ी है। तो आप बस इतना है कि पहली मेथनॉल से चलने वाली बस कहाँ है? तो बेंगलुरु में अभी चलाई गई है। अगर एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में जनता के लिए खोला गया है। श्रीनगर में है, बस इतना याद रखिएगा, बहुत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकमोहन लाइन को मान्यता। मैकमोहन लाइन अभी खूब चर्चा में रही है, किसके किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में है, और अभी अमेरिका ने इसको पूरी तरह से मान्यता दे दी है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीन इस लाइन को मानता नहीं है और भारत के साथ आए दिन विवाद होता रहता है अरुणाचल प्रदेश में, तो अमेरिका ने इसको मान्यता दे दी है, इसीलिए चर्चा में रहा है। बस ये याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्री यूनिफेस्ट। एग्री यूनिफेस्ट क्या है? तो केंद्रीय मंत्री जो तोमर हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, जो हमारे तोमर साहब मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से बेंगलुरु के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? बेंगलुरु कृषि विश्वविद्यालय में। ठीक है, और 60 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 2500 से अधिक प्रतिभाशाली छात्रों ने भाग लिया और 5 विषयों के तहत 18 कार्यक्रमों में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। बस यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप क्लस्टर। तो ये कहाँ बन रहा है? ये दक्षिण कोरिया में बन रहा है। इंपॉर्टेंट बात यही है कि दक्षिण कोरिया में बन रहा है, और यह सियोल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा हाईटेक सिस्टम सेमीकंडक्टर क्लस्टर होगा, और इसमें जो माइक्रोचिप्स हैं वो बनाई जाएंगी। और ताइवान
मतलब और दक्षिण कोरिया, यही एक दो देश हैं जहाँ पर माइक्रोचिप्स सेमीकंडक्टर वगैरह बनते हैं, ठीक है। और इसको सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा बनाया जा रहा है दक्षिण कोरिया में, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो राजस्थान में नए 19 जिले और 3 नए संभाग। राजस्थान में नए 19 जिले बनाए गए हैं, 3 नए संभाग बनाए गए हैं। इतना ही याद रखेंगे काफ़ी है, क्योंकि 19 जिले याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है और राजस्थान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। मैत्री पाइपलाइन, मैत्री नाम से जितनी भी योजनाएं हैं बस इतना याद रखिए कि बांग्लादेश और भारत के बीच में चलाई जाती हैं। तो ये पाइपलाइन है तो ये भी बांग्लादेश और भारत के बीच में चलाई गई है, ये बस इंपॉर्टेंट है। सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है ये बांग्लादेश के साथ। आगे बढ़ते हैं, अगली महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है वो है बाईपास सुरंग T5। बाईपास सुरंग T5 एक रेल सुरंग बनाई गई है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। और उस रेल, मान लिया कि ये एक रेल सुरंग है और कभी आपातकाल में यहाँ से निकलना पड़ जाए तो एक बाईपास सुरंग है, यहाँ से आप घुस के यहाँ निकल सकते हैं, तो बाईपास सुरंग बनाई गई है। तो ये सबसे बड़ी बाईपास सुरंग होगी भारत की, T5 नाम दिया गया, ओके। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि ये यात्रियों को राहत देने के लिए पंचियाल रामबन पनिहाल के बीच एक ऐतिहासिक 4 लेन की T5 सुरंग को यातायात के लिए खोल दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल। पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल क्या है? पीएम मित्रा के बारे में भी आपसे सीधे पूछा तो मित्रा सब जो है वो टेक्सटाइल संबंधित है, बस इतना याद रखिएगा तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये पीएम मित्रा के तहत 7 राज्यों में टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे। कहाँ पर? 7 राज्यों में टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे। ये सातों राज्य इंपॉर्टेंट हैं, ये सातों राज्य इंपॉर्टेंट हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भी है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये पीएम मित्रा योजना के तहत 7 राज्य है जहाँ पर टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे। तो ये बस आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया? आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है। इससे होगा ये कि जितने भी देश आईसीसी से जुड़े हुए हैं, आपराधिक जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से जुड़े हुए हैं, उन देशों की यात्रा अगर राष्ट्रपति पुतिन ने की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो बस आपके लिए यही जानना है। आरोप ये लगा है कि इन्होंने जब यूक्रेन पे हमला किया था तो वहाँ के बच्चों को अपने मतलब ये रूस उठा ले गए ये, ठीक है, उनको निर्वासित किया है अवैध रूप से रूस में। तो बस इसी आरोप में इनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, तो ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र तोमर सिंह ने उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट बात कहा है कि कहाँ स्थापित किया? ये उत्तराखंड के देवस्थल में स्थापित किया जा रहा है। 4 मीटर का है ये, इसका जो डायमीटर है वो 4 मीटर का होगा। और इस विश्व स्तरीय 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप से गहरी आकाशीय गतिविधियों का पता लगाया जा सकेगा, ठीक है। बस यही इंपॉर्टेंट था। उत्तराखंड याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। भारत का पहला आग प्रतिरोधी BIS लाइसेंस किसे दिया गया है? आग प्रतिरोधी BIS लाइसेंस, तो ये जिंदल स्टील एंड पावर को रायगढ़ छत्तीसगढ़ में अपनी रेल मिल और स्पेशल प्रोफाइल मिल में भारत की पहली आग प्रतिरोधी स्टील संरचनाओं के निर्माण के लिए BIS प्रमाण दिया गया है। यानी कि जो स्टील का निर्माण करते हैं वो आग प्रतिरोधी है, ठीक है ना। तो इसको BIS का प्रमाणन दिया गया है। पहली आग प्रतिरोधी BIS लाइसेंस को दिया गया है, किसको? जिंदल स्टील एंड पावर कॉर्पोरेशन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, ग्रीन पोर्ट और शिपिंग। तो केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरियाणा के गुरुग्राम में भारत के पहले नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग का उद्घाटन किया है। और ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग में भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय और ऊर्जा संसाधन संस्थान के बीच ये सहयोग का परिणाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंट है कि एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम ये कहाँ चलाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जो विमानपत्तन परिषद है, इन्होंने हवाई अड्डों पर कार्बन प्रबंधन के लिए एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम शुरू किया है। यानी कि एयरपोर्ट पर कार्बन का जो प्रबंधन हो सके उसके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। और इस योजना के तहत देश के प्रमुख हवाई अड्डों को
कौन देश के एक प्रमुख हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो ये दिल्ली का है और मुंबई, ये दोनों हवाई अड्डों को कार्बन प्रत्यायन के उच्चतम स्तर A4, ये A4 श्रेणी है, A4 नहीं A4 है, ठीक है, A4 को हासिल किया है। यानी कि ऐसे इंटरनेशनल हवाई अड्डे जो कार्बन के मामले में बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं, कार्बन प्रत्यायन के मामले, कार्बन प्रबंधन के मामले में उनको A+ का दर्जा दिया जाता है। A+, A4 नहीं, A+ का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो ये दिल्ली के हवाई अड्डे को और मुंबई हवाई अड्डे को ये प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है राज्य युवा नीति। राज्य युवा नीति क्या है? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है और इस अवसर पर 5 अप्रैल तक राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा। और भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शहीद दिवस पर यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया था। बस यही इंपॉर्टेंट है। किसने किया है राज्य युवा नीति का ऐलान? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो मिस्र बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो ये मिस्र को नया सदस्य बनाया गया है। तो 20 फरवरी 2023 को अफ्रीकी जो अरब देश है, अफ्रीकी अरब देश मिस्र है, इसको ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। और चूंकि आप ये जानते हैं कि रिपब्लिक डे की परेड में ये हमारे मुख्य अतिथि थे, तो तब उन्होंने ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट के सदस्य का बनने का ऐलान किया था। और आगामी ब्रिक्स जो सम्मेलन होगा उसमें दक्षिण अफ्रीका द्वारा ये आयोजित किया गया। अगला जो ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा? ये दक्षिण अफ्रीका में होगा, ये भी याद रखिएगा, ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। दक्षिण अफ्रीका में अगला ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है बसवेश्वर नाथ प्रभु कैंपगोड़ा मूर्तियों का, बसवेश्वर की और नाथ प्रभु कैंपगोड़ा की मूर्तियों का अनावरण। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बेंगलुरु राज्य में विधानसभा परिसर भवन में भगवान बसवेश्वर जी और नाथ प्रभु कैंपगोड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है। याद रखिएगा, नाथ प्रभु कैंपगोड़ा की एक मूर्ति का जो अनावरण है बेंगलुरु हवाई अड्डे पर भी किया गया है, वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। और ये राज्य विधान परिषद भवन में किया गया है। किसके द्वारा? गृह मंत्री के द्वारा। तो बसवेश्वर जी और नाथ प्रभु कैंपगोड़ा जी की, इन दोनों की मूर्तियों का अनावरण किया गया है। बस इतना ही याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है ITU का दक्षिण एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, तो ये कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है ITU का दक्षिण एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ITU क्या है? इंटरनेशनल दूरसंचार संघ। तो इंटरनेशनल दूरसंचार संघ का अभी दक्षिण एशिया में नया मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री ने भारत 6G दृष्टिपत्र जारी किया और 6G अनुसंधान विकास जांच बेद तथा कॉल बिफोर यू डिप ऐप का शुभारंभ किया। भारत में ITU का नया क्षेत्रीय कार्यालय 6G प्रौद्योगिकी के लिए उचित वातावरण तैयार करने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है प्राचीन मोती शहर की खोज। प्राचीन मोती शहर की खोज। मार्च 2023 में पुरातत्वविदों ने फारस की खाड़ी में सबसे पुराने मोती शहर की खोज करने की घोषणा की। और पुरातत्वविदों का कहना है कि उन्हें संयुक्त अमीरात में के उत्तरी शेख डोम के सिनियाह द्वीप पर खाड़ी में सबसे पुराना मोती शहर मिला है। कहाँ मिला है? ये UAE के उत्तरी शेख डोम सिनियाह द्वीप पर ये मिला है। बस इतना ही आपको याद रखना है। सबसे प्राचीन मोती शहर कहाँ खोजा गया है? UAE के उत्तरी ये द्वीप पर खोजा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह विश्व में पांचवा CRM। CRM एक मतलब प्रमाणित रूप से संदर्भ सामग्री होती है। ये बॉक्साइट की सामग्री खोजी गई है। तो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नालको जो है, इन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के सहयोग से BARC B1201 इस नाम से बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री सफलतापूर्वक विकसित की है। और ये भारत में अपनी तरह का पहला विश्व का 5वां CRM है। CRM एक विशेष खास सामग्री से युक्त मतलब पदार्थ होता है जो बनाया मतलब खोजा जाता है। तो ये विश्व का 5वां ऐसा CRM है और भारत का पहला है। तो बस इतना ही याद रखिएगा कि ये नालको और बार्क इन दोनों ने मिलकर खोजा है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक GI टैग से संबंधित है। तो GI टैग में 26 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुंदरजा आम, अभी हाल ही में सुंदरजा आम को GI टैग प्रदान किया गया। ये कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश के मुरैना मतलब जो आम है वो मध्य प्रदेश का नहीं,
ये मुरैना के गजक और छत्तीसगढ़ के धमतारी। तो ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह पाया जाता है, ये याद रखिएगा। जो सुंदरजा आम है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान। राजस्थान का भी स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक आया था, बहुत चर्चा में था क्योंकि डॉक्टरों ने इसका खूब विरोध किया है, खूब हड़ताल हुई है। और इसमें इन्होंने ये कहा है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा को कानूनी अधिकार इन्होंने बना दिया है। और इस कानून के तहत प्रत्येक जो राज्य के प्रत्येक निवासी को किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में पूर्व भुगतान के बिना आपातकालीन उपचार के साथ इलाज का मुफ्त लाभ उठाने का अधिकार होगा। और आपातकालीन इलाज करवाने वाले व्यक्ति को ना तो सरकारी और ना ही निजी अस्पताल और ना ही डॉक्टर मना कर सकते हैं। मतलब अगर आपातकालीन इलाज करना आना है तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको मना नहीं कर सकता है कोई, ठीक है। इसका खूब डॉक्टरों ने विरोध किया था, बस इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व आप जानते हैं केरल में है। अभी चर्चा में क्यों है कि केंद्र द्वारा जारी किए गए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के 5वें चक्र के अनुसार उत्कृष्ट श्रेणी में पेरियार टाइगर रिजर्व को एक बार फिर से देश के सबसे अच्छे प्रबंधित टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। और मूल्यांकन किए गए 51 रिजर्वों में 94.38% के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन स्कोर के साथ पेरियार जो है ये रिजर्व सूची में सबसे ऊपर है। और इसके बाद सतपुड़ा और बांदीपुर ये दोनों दूसरे तीसरे स्थान पर हैं, जबकि नागरहोल दूसरे स्थान पर सतपुड़ा और बांदीपुर है, तीसरे स्थान पर नागरहोल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है यूरेनियम का नया समस्थानिक खोजा गया है। कौन सा? यूरेनियम 241, यूरेनियम 241। तो बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जापान के जो फिजिसिस्ट हैं यानी भौतिक शास्त्री हैं, इन्होंने खोजा है और इसका नाम क्या है? यूरेनियम 241। बस इम्पोर्टेंट इतना ही है, बाकी टेक्निकल जानकारी जरूरी नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भारत के सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों में मुंबई। यानी कि माफ़ कीजिएगा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन, मतलब एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें विश्व के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहर हैं उनकी सूची तैयार की गई है। उनमें 19 शहरों में मुंबई को भी शामिल किया गया है। तो बस यही इम्पोर्टेंट है। और लंदन के एक मीडिया आउटलेट टाइम आउट जो दुनिया के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची जारी की है इसने। और 19 शहरों में जर्मनी के बर्लिन को पहला स्थान दिया गया है और दूसरे नंबर पर चेक गणराज्य की राजधानी प्राग को शामिल किया गया है और इसमें मुंबई को भी शामिल किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में जूस मिशन काफ़ी चर्चा में रहा है। जूस मिशन क्या है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमाओं जैसे गैनीमेड, कैलिस्टो तथा यूरोपा की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, ये फुल फॉर्म है जूस का, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर नाम का मिशन चालू किया। इसको शॉर्ट में जूस कहा जाता है। और स्थल के मतलब इसके जरिए चुरना से इसे एरियन 5 लॉन्चर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। माफ़ कीजिएगा, इतना काट दीजिए। इसे फ्रेंच गुयाना से और फ्रेंच जो सबसे बड़ा हैवी रॉकेट है फ्रेंच एरियन 5 उसके जरिए लॉन्च किया गया है। और यह मिशन 2034 तक गैनीमेड जो बृहस्पति का एक उपग्रह है, चंद्रमा है गैनीमेड, वहाँ तक पहुँच जाएगा 2034 में। बस जूस मिशन आप इतना ही ध्यान रखिएगा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन है और जुपिटर के चंद्रमाओं के लिए लॉन्च किया गया है और फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया है, फ्रांस की स्पेस एजेंसी द्वारा, यानी फ्रांस के रॉकेट के द्वारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वैश्विक बौद्ध बैठक। इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो भारत जो है 2020-21 मतलब 20-21 अप्रैल को 2021 में नई दिल्ली में पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और भारत द्वारा आयोजित होने वाला ये आगामी 2 दिवसीय वैश्विक जो बौद्ध शिखर सम्मेलन है, ये दर्शन शास्त्र के से अभ्यास तक समकालीन चुनौतियों का जवाब है। मतलब बौद्ध सम्मेलन जो वैश्विक बौद्ध सम्मेलन है इसकी मेजबानी इस बार दिल्ली में हो रही है, भारत में हो रही है। बस इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इस सम्मेलन में मैक्सिको, ब्राज़ील जैसे 30 देश भी शामिल हो रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है सर्वाधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग। जो सबसे ज़्यादा अपराध जहाँ पर होते हैं जिन देशों में, उनकी रैंकिंग तैयार की गई है। और उस रैंकिंग में वेनेजुएला को शीर्ष पर रखा गया है, यानी वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं। इसके बाद पापुआ न्यू गिनी को और फिर अफगानिस्तान को, फिर दक्षिण अफ्रीका को ऐसे रखा गया है। और भारत को इसमें 77वें नंबर पर रखा गया, ठीक है। भारत को इसमें 77वें नंबर पर रखा गया है।
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 का 6वां संस्करण जारी किया गया है और इस बार इस इंडेक्स में 127 देशों का आकलन किया गया है। वहीं वर्ष 2022 में यह 25 देशों तक सीमित था और 2022 में एआई आधारित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाले स्टार्टअप द्वारा प्राप्त निवेश के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत 5वें नंबर पर है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिडेक्स, क्या नाम दिया गया है, रैपिडेक्स सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है। और इसे कहाँ चलाया गया है, इसे चलाया गया है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। कहाँ चलाया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिडेक्स को लॉन्च किया है। यह ट्रेन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर चलेगी और जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रमुख शहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, ये दिल्ली को मेरठ से और अलवर से और पानीपत से जोड़ेगा। ठीक है, कुल मिला के एनसीआर रीजन से दिल्ली को जोड़ेगा अच्छे से। और रैपिडेक्स जो है वो 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। 182 माफ़ कीजिएगा, 182, मैं फिर से बता देता हूँ, 182 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है। माफ़ कीजिएगा, टेक्निकल फॉल्ट आ गया है थोड़ा सा। 182, ये इंपॉर्टेंट है, 182 की स्पीड से चलती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। अगला इंपॉर्टेंट है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक राष्ट्रीय दल का दर्जा कई पार्टियों को था, लेकिन कई पार्टियां बाहर भी हो गई हैं राष्ट्रीय दल के दर्जे से। तो आम आदमी पार्टी शामिल हो गई और 3 पार्टियां बाहर हो गई। इन 3 पार्टियों का नाम आपको पता होना चाहिए। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ये भी राष्ट्रीय दल से बाहर हो गई है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी, ये 3 पार्टियां बाहर हो चुकी हैं राष्ट्रीय दल से। अब राष्ट्रीय दल का दर्जा 6 पार्टियों के पास है। कौन कौन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआई-एम, और नेशनल पीपुल्स पार्टी जिसको एनपीपी के नाम से जानते हैं, और आम आदमी पार्टी जो अभी हाल ही में जुड़ी है। तो इनका सबका नाम आपको याद रखना है। तो ये कुल मिलाकर मैंने जितने भी मार्च और अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे बचे हुए, वो सारे कवर कर दिए हैं और यहीं तक का करंट अफेयर लगभग पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो अगले वीडियो में हम यूपी का बजट कवर करने वाले हैं, वो वीडियो जरूर देखिएगा। यूपी का बजट में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो सब मैं कवर करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।